पिछला वीडियो में हम 1909 अधिनियम तक चर्चा किए हुए थे। इसमें हम करेंगे 1919 अधिनियम पर चर्चा। 1919 अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय मॉन्टेग्यू था जो भारत का सेक्रेटरी था, यानी कि सचिव था, और चेम्सफोर्ड था जो उस समय भारत का वायसराय था। इस अधिनियम के तहत पहली बार सुशासन स्थापित करने का प्रयास किया गया था। सुशासन का मतलब हुआ कि गुड गवर्नेंस, यानी कि सभी क्षेत्रों में अच्छी तरह से शासन व्यवस्था को स्थापित करना सुशासन कहलाता है। जैसे कानूनी व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, इनके सभी क्षेत्रों में अच्छी तरह से शासन करना सुशासन कहलाती हैं। इस अधिनियम के तहत ही उत्तरदायी शासन व्यवस्था को भी स्थापित किया गया था, यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्थापित करने का प्रयास किया गया था। यानी कि जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा जा रहा है, क्या अपने काम के प्रति वो उत्तरदायी है या नहीं, इस चीज़ को देखने का भी प्रयास किया गया था। इस अधिनियम के तहत उच्चायुक्त की भी स्थापित किए गए थे। उच्चायुक्त एक पद है जिसको स्थापित करने का प्रयास किया गया था। उच्चायुक्त का मतलब हुआ कि आज भी हम जो कॉमनवेल्थ के जो सदस्य हैं, वहाँ पे जब राजदूत को नियुक्त करते हैं तो आज भी वो हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त ही कहलाता है। जबकि अन्य देशों में जो राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं है, वहाँ पर जब हम राजदूत नियुक्त करते हैं तो राजदूत ही कहलाता है। तो पहली बार जो उच्चायुक्त हाई कमिश्नर की जो चर्चा है 1919 अधिनियम के तहत ही की गई थी। इस अधिनियम के तहत 2 सदन की चर्चा की गई थी, जिसमें केंद्रीय विधान परिषद थे और एक राज्य परिषद का चर्चा किया गया था। देखिए 1892 अधिनियम के तहत ही मत का जो अधिकार दिया गया था, लेकिन 1919 अधिनियम के तहत इसमें विस्तृत और भी इसका विस्तार किया गया था। 1919 के जो अधिनियम है इसमें महिला को भी मताधिकार दिया गया था, लेकिन उसका आधार संपत्ति और शिक्षा ही रखा गया था। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में ही महिला को मत का अधिकार दिया गया था। भारत का मद्रास प्रेसिडेंसी पहला प्रेसिडेंसी था जो 1921 में महिला को मत का अधिकार दिया था। लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड, फ्रांस, अन्य देशों की जब हम चर्चा करेंगे तो वो अपने स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में ही मत का अधिकार महिला को नहीं दिया था। कितना संघर्षों के बाद महिला को मत का अधिकार दिया था। देखिए 1919 अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें सिख को हिंदू से अलग कर दिया गया था, भारतीय ईसाई को अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई थी, जो आंग्ल भारतीय थे उसको भी अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर दिया गया था, और यूरोपीय थे उसके लिए भी निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। जबकि 1909 अधिनियम के तहत केवल मुस्लिम को हिंदू से अलग करते हुए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया था। इस अधिनियम के तहत विषय है जिसको 2 भागों में बांटा था, एक केंद्रीय और दूसरा प्रांतीय। केंद्रीय जो विषय थे उसके अंतर्गत रक्षा, मुद्रा, विदेश, संचार है, इसको स्थापित करने का प्रयास किया गया था। जबकि जो प्रांतीय विषय था उसके अंतर्गत कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी व्यवस्था, जो स्थानीय स्वशासन है उसको प्रांतीय विषय के अंतर्गत रखा गया था। इस अधिनियम में सबसे बड़ी विशेषता थी कि द्वैध शासन की प्रणाली प्रारंभ हुई। द्वैध शासन का मतलब होता है कि डुअल गवर्नमेंट, यानी कि एक तरफ तो ब्रिटिश जो शासन कर ही रहे थे, दूसरी तरफ है कि भारतीयों को कुछ विशेषाधिकार दिया गया था जिसके तहत वो शासन कर सकते थे। तो इस समय जो द्वैध शासन है केवल प्रांत में ही द्वैध शासन स्थापित करने का प्रयास किया गया था। इस अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा भी की गई थी, जिसके बाद ली कमीशन का गठन हुआ और जो संघ लोक सेवा आयोग उसका फिर बाद में गठन किया गया था। इस अधिनियम के तहत ही 1922 में क्या किया गया था कि इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने लगा था। भारत में सबसे पहली बार जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है इलाहाबाद में हुआ था 1922 में, फिर 1923 से दिल्ली से एग्ज़ाम होने लगा, जो आज तक दिल्ली से ही एग्ज़ाम कंडक्ट होता आ रहा है। इस अधिनियम में पहली बार जो रजवाड़े थे उसको एकत्रित करने का प्रयास किया गया था और एक नरेश मंडल का गठन किया गया था, जिसमें सभी रजवाड़े को सम्मिलित किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष होते थे वो वायसराय को नियुक्त किया गया था। इस प्रकार इस अधिनियम में 1919 तक हम चर्चा किए हैं। 1919 का मुख्य प्रावधान था। जय हिंद, जय भारत।